देखिए दोस्तों, खबर बहुत बुरी है। बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सीधे जुड़ी हुई है गरीब लोगों के 2 वक्त के भोजन से। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए स्पेशली टर्की की, तो टर्की का सारा स्वैग इस खबर को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि निकलने वाला है। आपको याद होगा पिछली बार जब वर्ल्ड के अंदर गेहूं का क्राइसिस उभर कर आया था, उस दौरान भारत ने एक एक फोन के ऊपर सभी को गेहूं डिस्ट्रीब्यूट करवाया। कई सारे गरीब देशों को तो फ्री में भारत ने गेहूं प्रोवाइड करवाया। कहीं और क्यों जाते हैं, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान को ही देख लीजिए। अफगानिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था। इसी तरह से जो गेहूं खरीदार देश थे, जिन्हें की गेहूं चाहिए था क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से ज्यादा गेहूं नहीं आ पा रहा था, तो उन सभी को भी भारत ने गेहूं भेजा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई थी। दरअसल टर्की, जो कि भारत का राइवल है, वो नहीं चाहता था कि भारत को इस माध्यम से मुनाफा हो और ना ही इससे भारत का नाम दुनिया भर में हो, क्योंकि क्राइसिस के दौरान जो भी देश इस तरह से गेहूं भेजकर दुनिया की मदद करेगा, तो हर हाल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दुनिया के लोगों के मन में बनेगा ही बनेगा। और ये सारी चीजें नहीं चाहता था टर्की। इस वजह से जब टर्की ने भारत से गेहूं मंगाया और भारत ने जब गेहूं भेजा, तो टर्की के द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगा दिए गए और भारत के गेहूं को खाने योग्य नहीं बताया गया और कहा कि इनमें तो इबोला वायरस वगैरह है और कई तरह के जीव जंतु हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, और बंदरगाह से ही भारत के गेहूं को वापस लौटा दिया था। ये काफी दुखद था भारत के लिए। हालांकि बाद में ये गेहूं कई और सारी लेबोरेटरीज में अलग अलग देशों की चेक वगैरह हुआ और ये गेहूं खाने योग्य पाया गया। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने के लिए मिली और प्राय सभी समझ गए थे कि ये टर्की का भारत के प्रति सौतेला व्यवहार ही है कि उसने इस तरह के आरोप भारत से आने वाले गेहूं के ऊपर लगाए। लेकिन दोस्तों, इस बार का जो गेहूं का क्राइसिस है, हम 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, पिछली बार के क्राइसिस से कई गुना ज्यादा है। जी हाँ, रशिया का गेहूं अगेन मार्केट में नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यूक्रेन के गेहूं की, जो कि कुछ समय पहले मार्केट में आ भी रहा था, वो भी अब बंद हो गया है क्योंकि ब्लैक सी में जो ग्रेन डील वगैरह हुई थी रशिया के साथ, वो रशिया ने तोड़ दी है। रशिया चुन चुन के उन शिप्स को मारकर गिरा रहा है जिसके जरिए यूक्रेन अपना गेहूं दूसरे देशों को भेजता है। यहाँ तक कि वो गेहूं की कंसाइनमेंट जो कि यूक्रेन से चाइना जा रही थी, उसको भी रशिया ने नहीं छोड़ा और रशिया ने उसे भी मारकर गिरा दिया और कई सारा गेहूं ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर चाइना गेहूं नहीं जा सकता यूक्रेन का, तो कहीं और कैसे जाने दिया जाएगा। इवन रशिया चाहता ही है कि दुनिया भर के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट हो, जिसकी वजह से हाहाकार मचे और ये पश्चिमी देश, अमेरिका, ये सारे देश मिलकर रशिया के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाए। और नेगोशिएशन के दौरान रशिया अपने ऊपर लगे कई सारे सैंक्शंस को हटवाना चाहता है। ये उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत इस बात को कहता है कि हम अब अपना चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब अनाज की कमी होने लगी है। भाई, चावल जो है वो गेहूं का अल्टर बन सकता है, पेट उससे भी भरा जा सकता है, लेकिन भारत भी अगर अपने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देगा तो गेहूं की डिमांड जो पहले ही हाई थी वो और कई गुना ज्यादा हाई हो जाएगी और क्राइसिस जनरेट करेगी। और चाइना, जो कि नंबर 1 का उत्पादक है गेहूं का, वो खुद अगर यूक्रेन से खरीद रहा है तो उसकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं। उसकी यहाँ भी गेहूं की दिक्कत है, ऊपर से अभी बाढ़ आ गई। तो इसे एक गोल्डन चांस के तौर पर रशिया देख रहा है, जब वो नेगोशिएशन करके अपने ऊपर लगे सैंक्शंस को हटवा सकता है या एटलीस्ट कम तो करवा ही सकता है। इसी बीच दोस्तों हुआ ये कि जब ब्लैक सी ग्रेन डील चल रही थी, जिस समय यूक्रेन का गेहूं बाहर जा रहा था, उस समय बीच में चौकीदार बना बैठा था टर्की। यानी टर्की ही यूक्रेन से आने वाले गेहूं की कंसाइनमेंट को चेक कर रहा था। जब सारी चीजें क्लियर पाई जाती थी, उसके बाद ही वो कंसाइनमेंट आगे बढ़ता था। तो इस बीच हुआ ये कि टर्की ने भी अच्छा खासा भंडारण गेहूं का, जो यूक्रेनियन गेहूं थे, उनका करके रखा था अपने यहाँ पर, क्योंकि टर्की इस बात को जानता था कि काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है गेहूं की। और टर्की की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हम सभी लोग समझ पा रहे हैं। डे बाय डे टर्की का डाउनफॉल चल रहा है। तो ज्यादा महंगे गेहूं अगर हो जाते हैं तो टर्किश लोगों को पेट भरने के वांदे हो सकते हैं। इन सब कारणों की वजह से टर्की ने भी गेहूं का ठीक ठाक भंडारण करके रखा था। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि टर्की के उन्हीं गेहूं भंडारणों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। 2 ब्लास्ट होते हैं और इन दोनों ब्लास्ट के दौरान वो बड़े बड़े साइलोस तबाह हो जाते हैं, जिन साइलोस के अंदर टर्की ने गेहूं का भंडारण करके रखा था। दरअसल कल सोमवार की बात है, टर्की के इस्तांबुल से लगभग 60 मील की दूरी पर कोकेली प्रोविंस के डेरिंस के बंदरगाह पर एक अनाज का डिपो था, जहां पर बड़े बड़े साइलोस बने हुए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। इनके अंदर दोपहर 2:40 पर जोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में साइलोस पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और साइलोस के साथ साथ जो गेहूं इसके अंदर थे वो भी पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। और इस घटना में कुल 12 लोग इंजर्ड भी हुए हैं, जिनका इस समय इलाज वगैरह चल रहा है। काफी गंभीर परिस्थिति थी क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ वो काफी ज्यादा भयानक था।
अब ये ब्लास्ट क्यों हुए, इसको लेकर वैसे तो कई सारे दावे किए जा रहे हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय जहाज से गेहूं भरे जा रहे थे इन साइलोस के अंदर। तो इस दौरान हुआ क्या कि इन गेहूं से बहुत सारी डस्ट उड़ी। हम सभी जानते हैं कि अनाज के अंदर काफी ज्यादा डस्ट होती है, तो वो डस्ट जब बहुत भारी मात्रा में उड़ने लगी भंडारण के दौरान, तो उसी डस्ट के बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाने की वजह से वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद पूरा का पूरा साइलो तबाह हो जाता है और साइलो के साथ साथ गेहूं भी किसी काम का नहीं बचता। लेकिन दोस्तों जो घटना हुई है ये रशिया के फेवर में है। ये गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में थे जो कि तबाह हो गए हैं। अगर ये गेहूं लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो पाते तो काफी कुछ राहत मिलती, लेकिन अब चूंकि ये स्वाहा कर दिए गए हैं तो इससे हाहाकार मचना तय है और इसके पीछे यही सारे कारण बताए जा रहे हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे आम लोग इस बात को प्रसारित कर रहे हैं कि इसके पीछे रशिया का ही हाथ है और ये जो ब्लास्ट वगैरह करवाए गए हैं ये रशिया ने ही करवाए हैं और ब्लास्ट का उद्देश्य ही था कि पूरे गेहूंओं को तबाह करवा दिया जाए और रशिया इस बहाने अपने गोल अचीव कर पाए जो कि वो करना चाहता है, क्योंकि अगेन ये गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में थे। इवन कुछ लोगों की तरफ से अब ये भी डिमांड की जा रही है कि देखिए टर्की एक नेटो सदस्य है और टर्की के अंदर ये जो ब्लास्ट वगैरह हुए हैं इसे नेटो के ऊपर ही ब्लास्ट माना जाए और इसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए, यानी जांच की जाए, पता किया जाए कि इसके पीछे कौन कसूरवार है और उसे फिर सजा दी जाए नेटो की तरफ से। तो अल्टीमेटली कांड काफी बड़ा हो गया है, लेकिन बात वही उठकर आती है कि अब इन गेहूं की भरपाई करेगा कौन? क्या इस बार टर्की अपनी नाक खटवा कर भारत से गेहूं मांगेगा? क्योंकि अन्य कोई और विकल्प टर्की को आसानी से मिल जाए इसकी उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि ब्लैक सी की जो ग्रेन डील तोड़ी गई है रशिया द्वारा वो उसमें वापस आ जाए इसकी संभावनाएं न के बराबर लग रही है। इसके अलावा जो बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का वो एकमात्र भारत है। तो क्या टर्की इस बार भारत से गेहूं मांगेगा और अगर मांगता है तो क्या उसे देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।